नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि ईंधन क्या होता है, फिर ईंधन का क्लासिफिकेशन क्या है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ईंधन का सामान्य गुण। यानी कि क्या हो गया आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल में सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं ज्वलन ताप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्निशन पॉइंट। इग्निशन पॉइंट, तो इग्निशन पॉइंट अथवा ज्वलन ताप ये होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर ईंधन को जलाने पर वह जलना प्रारंभ कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि आपका ज्वलन ताप कहलाते हैं। जिस ईंधन का भी जो ज्वलन ताप आपका कम होता है उसे आपका अच्छा ईंधन माना जाता है। कम या ये समझ लीजिए कि आपका मॉडरेट होता है, उसको हम अच्छा ईंधन मानते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर ईंधन जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस ईंधन का क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और ये कहा जाता है कि जो आपका ये अच्छा ईंधन होता है उसका ज्वलन ताप आपका क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए या कम होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी ईंधन का ज्वलन ताप अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो ये होगा कि उसको जलाने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा ईंधन कौन सा होगा, वह कि जिसका आपका ज्वलन ताप जो हो वो मॉडरेट हो। अब दूसरा प्रज्वलन ताप या फ्लैश पॉइंट। प्रज्वलन ताप ऑब्लिक फ्लैश फ्लैश पॉइंट या फ्लैश अंक। या आपका हो जाएगा फ्लैश, आपका क्या हो जाएगा अंक, यानी फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या हो जाएगा या फ्लैश अंक, उसको हम देखते हैं। तो यह होता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ईंधन अधिक वाष्प देता हो तथा ज्वाला के समीप ले जाने पर वह जल सके, तो उसको बोलते हैं आपका प्रज्वलन ताप। और प्रज्वलन ताप का जो मान होता है वह ज्वलन ताप से सदैव क्या होता है, कम होता है। और सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले जो ईंधन होते हैं उनका फ्लैश अंक 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिंपली ये समझ लीजिए कि कोई भी आपका द्रव ईंधन है तो जो उसका प्रज्वलन ताप वह ताप होगा कि जब उसको उतना ताप पे गर्म किया जाए तो उसमें से इतनी ज्यादा वाष्प निकल जाए, यानी वाष्पित हो जाए कि उसको ज्वाला के समीप ले जाने पर क्या हो सके, उसमें आग पकड़ सके। तो उसको हम बोलते हैं आपका उसका प्रज्वलन ताप। मतलब कि जैसे कि डीजल ही है तो डीजल को मान लीजिए आप
40 डिग्री या 50 डिग्री पे आप गर्म करते हैं तो उसमें से इतना ज्यादा वाष्पित हो जाए या वाष्प निकल जाए ताकि उसको क्या करें, जब आप ज्वाला के समीप ले जाएं तो उसमें आग पकड़ सके। तो उसको, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं आपका प्रज्वलन ताप। और जो प्रज्वलन ताप होता है हमेशा जानिए कि इसका जो आपका टेम्परेचर होगा हमेशा जो ज्वलन ताप होगा उससे कम होगा। और इंडिया में जितने भी अच्छी आपकी ईंधन हैं उसमें प्रज्वलन ताप आपका 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि अच्छे ईंधन के लिए प्रज्वलन ताप का मान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये देखते हैं ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान। ऊष्मीय मान या कैलोरी मान। ऊष्मीय मान या कैलोरी मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो ईंधन का ऊष्मीय मान। तो देखिए, तो ईंधन का ऊष्मीय मान किसको कहेंगे? 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक। और जो आपका जो ईंधन का ऊष्मीय मान होता है, तो अगर ठोस और द्रव का जो ऊष्मीय मान होता है उसको आपका क्या करते हैं? ग्राम का उसका मान कैलोरी प्रति ग्राम, तथा गैसीय ईंधन का क्या होता है? किलो कैलोरी प्रति घन मीटर होता है। यानी कि कैलोरी प्रति ग्राम किसके लिए होता है? कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा आपका ठोस के लिए, और कैलोरी प्रति घन मीटर हो जाएगा किसके लिए? गैसीय के लिए, जिसको कि कभी कभी सीसी भी बोलते हैं, घन मीटर। तो अगर ग्राम में है तो वो ठोस के लिए हो जाएगा, और ठोस और द्रव दोनों के लिए। और अगर आपका द्रव में है, नहीं गैसियस स्टेट में है, तो उसका हो जाएगा कैलोरी या किलो कैलोरी आपका प्रति घन मीटर हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका कैलोरी मान होता है किसको बोलते हैं? 1 ग्राम अगर आप फ्यूल को, 1 ग्राम मतलब ईंधन को अगर आप पूर्ण रूप से दहन करते हैं तो उससे जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उस ईंधन का क्या कहते हैं? कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कहते हैं। तो क्या हो जाएगा परिभाषा? किसी भी ईंधन के 1 ग्राम के पूर्ण
दहन पर उत्पन्न ऊर्जा आबलिक उष्मा का मान ईंधन का कैलोरी मान कहलाता है। मतलब कि किसी भी ईंधन का जब आप एकांक द्रव्यमान को क्या करेंगे, प्रज्वलित करेंगे, तो उससे जितनी भी आपकी ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसी ऊर्जा अथवा ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, उसका कैलोरी मान कहते हैं। अब जो ये कैलोरी मान होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कैलोरी मान कौन कौन किस किस प्रकार का होता है? आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है आपका? उच्च कैलोरी मान और दूसरा हो गया आपका निम्न कैलोरी मान। अब पहले की बात करते हैं उच्च कैलोरी मान। उच्च कैलोरी मान इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास या हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसी को कभी कभी बोलते हैं ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि GCV ऑब्लिक या HCV, हाई कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, यानी उच्च ऊष्मीय मान। तो उच्च ऊष्मीय मान देखिए क्या होता है। तो जब उच्च ऊष्मीय मान उसको बोलते हैं कि जब किसी ईंधन के दहन पर उत्पन्न जल वाष्पित को संघनित होते हैं और इसके कारण जो मुक्त हुई गुप्त ऊष्मा का भी मान आपका कैलोरी मान में जोड़ लेते हैं, तो फलस्वरूप क्या होता है कि जो ईंधन का ऊष्मीय मान होता है वो बढ़ जाता है और इसी ऊष्मीय मान को हम क्या कहते हैं, उच्च ऊष्मीय मान या हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मतलब कि सिंपली आप ये समझ लीजिए कि कोई भी आपका जैसे कि फ्यूल है, तो वो अगल बगल जब वो जलेगा तो अगल बगल का भी जो वातावरण रहेगा थोड़ा सा उसको क्या करेगा, गर्म करेगा। तो यानी अगल बगल की भी जो हवा है उसको जो वो क्या करता है, वाष्पीकृत करता है, उसको आप ठंडा कर दीजिए, या जो भी आपका जो वाष्पीकृत जल है उसकी गुप्त ऊष्मा को भी हीट के आप कैलोरीफिक वैल्यू में जोड़ लीजिए, तो इस प्रकार जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं उच्च ऊष्मीय मान। यानी कि ईंधन का मान इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, ईंधन की कैलोरी मान प्लस वाष्प की गुप्त ऊष्मा। अगर इसको जोड़ लिया जाए वाष्प की गुप्त ऊष्मा तो क्या हो जाएगा, या भाप की गुप्त ऊष्मा, तो तब ये मान आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं HCV। और भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, कितनी होती है, 587 कैलोरी प्रति ग्राम।
यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कोई भी आपकी ज्वाला अगर प्रज्वलित की जा रही है तो वो अगल बगल का जो भी एटमॉस्फेयर रहेगा या अगल बगल की जो भी वायु रहेगी उसको भी क्या करेगा, वाष्पीकृत किया जाए। उस वाष्पीकृत वायु को हम संघनित करें यानी कंडेंस करें, और उसकी जो गुप्त उष्मा है, या सिंपली ये समझ लीजिए कि जब किसी भी आपका ईंधन के ऊष्मीय मान में जब भाप की गुप्त उष्मा को भी जोड़ लेते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं उच्च कैलोरी मान। ठीक, अब बात करते हैं निम्न कैलोरी मान की। या उच्च कैलोरी मान को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो आपकी कोई भी गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी की स्पीड है, तो निश्चित रूप से क्या होता है, गाड़ी की स्पीड को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं, जो आपका हवा है या जो आपका घर्षण बल है वो भी उसकी चाल को प्रभावित कर सकता है। तो एक फैक्टर अगर मान लीजिए सिर्फ घर्षण बल को मान लिया जाए, तो जब आप गाड़ी चलाइए और घर्षण बल को बिल्कुल जीरो मान लिया जाए, उस समय गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की स्पीड और जो निम्न कैलोरी मान हो जाएगा, तब यह माना जाएगा कि जो एक्चुअल में कितनी उष्मा उसकी मिल रही है। तो निम्न कैलोरी मान देख लीजिए किसको बोलते हैं, निम्न कैलोरी मान, इसी को बोलते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू आबलिक, इसी को बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि यल सी भी आबलिक यन सी भी, यल सी भी आबलिक यन सी भी। तो यन सी भी क्या होता है, जब भी किसी ईंधन के इकाई भार को पूर्ण दहन किया जाता है और जो उसके दहन के पश्चात जो आपकी जो जल वाष्प संघनित हो जाती है उसको कंडेंस ना करके वाष्प रूप में ही माना जाए, तो उष्मीय मान में जो संघनन के द्वारा गुप्त उष्मा जो उत्पन्न होती है उससे कोई वृद्धि नहीं होती है, तो यह मान आपका निम्न उष्मीय मान कहा जाता है। यानी कि सिंपली आप ये समझ लीजिए कि किसी भी 1 ग्राम हीट के जलने से जो हमको एक्चुअल हीट मिलती है उसी को हम बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू या निम्न उष्मीय मान। यानी कि जो निम्न उष्मीय मान होता है उसमें हम भाप की गुप्त उष्मा को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें भाप को हम वाष्पीकृत रूप में ही मानते हैं, उसको हम कंडेंस करके और उसकी गुप्त उष्मा को इसमें नहीं जोड़ा जाता। यानी कि आप साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जब किसी भी एकांक ईंधन या 1 ग्राम ईंधन को जलाया जाए और उसमें उसके उष्मीय मान में आप जल वाष्प का गुप्त उष्मा जोड़ लिया जाए तो वो होता है उच्च कैलोरी मान। और जब जल वाष्प की यानी जल का यानी भाप का जो आपका गुप्त उष्मा को न जोड़ा जाए तो वो होता है आपका निम्न कैलोरी मान। हमेशा जो उच्च कैलोरी मान यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और लो कैलोरीफिक वैल्यू का मान हमेशा कम होता है। ठीक, अब ये देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन का भार दिया रहे तो कैसे आपका गुप्त उष्मा निकालेंगे। तो देखिए तब हो जाएगा यल सी भी बराबर क्या हो जाएगा, एच सी भी माइनस 9 इंटू हाइड्रोजन का भार गुणे भाप की गुप्त उष्मा। ये आपका एक फार्मूला होता है कि अगर हाइड्रोजन किस में दिया रहे, भार के रूप में दिया जाए, कि मतलब कि
कोई भी आपका फ्यूल जल रहा है और हाइड्रोजन का भार इतना है, तो अगर इस तरह का दिया रहा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, LCV आब्लिक NCV बराबर HCV माइनस 9 इंटू हाइड्रोजन का भार इंटू भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 587 कैलोरी प्रति ग्राम। ये तो इस समय हो गया कि जब आपका इसके रूप में रहे, भार के रूप में रहे। अगर परसेंटेज के रूप में रहे तब देखिए क्या होता है। यदि हाइड्रोजन प्रतिशत के रूप में हो, तो प्रतिशत के रूप में हो तब क्या देखिए होगा, LCV आब्लिक NCV बराबर HCV माइनस 9 इंटू हाइड्रोजन बटा 100 गुणे 587, ठीक। या LCV बराबर HCV माइनस 0.09 परसेंटेज ऑफ, या हाइड्रोजन का प्रतिशत गुणे 587, ये आपका हो जाएगा 0.09 हाइड्रोजन का प्रतिशत और आपका हो जाएगा 587। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इससे निकाल लेंगे आप GCV और NCV। अब बात करते हैं कि एक यंत्र आता है कि आपका कैलोरी मान कैसे निकाला जाए। तो देखा जाए, एक यंत्र आता है जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा ऊष्मीय मान की गणना। बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा ऊष्मीय मान की गणना, ठीक। तो अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, इसके द्वारा आपका ठोस ईंधन और गैसीय ईंधन, इनके क्या होता है कि आपके कैलोरी मान की गणना की जाती है। तो जो आपका बम कैलोरीमीटर होता है, बेसिकली क्या होता है, एक स्टील का बना हुआ पात्र होता है जिसको बम कहते हैं, और इसकी दीवारों की भीतरी सतह पर आपकी प्लेटिनम की परत चढ़ी रहती है, और इसमें आपका 25 वायुमंडलीय दाब पर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भरी होती है। और जिस भी आपका फ्यूल का कैलोरी मान ज्ञात करना रहता है, उसको क्या करते हैं, उसका एकांक ग्राम या 1 ग्राम आप क्या करते हैं, उसमें प्लेटिनम की कटोरी में ले लेते हैं, ठीक। और फिर क्या करते हैं कि इनको आप एक जो ये होता है आर्क वेल्डिंग द्वारा उसमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो आपका क्या होता है, फ्यूल जो होता है वो जलता है। फ्यूल जो जलता है उसमें क्या करते हैं कि वो अगल बगल के पानी को क्या करता है, गर्म करता है।
तो इसमें दो चीज देखते हैं कि आपका फ्यूल जलाने से पहले पानी का कितना टेम्परेचर था और फिर फ्यूल को जलाने के पश्चात आपका कितना टेम्परेचर हो गया। और इस टेम्परेचर को नापने के लिए एक आपका बेकमैन थर्मामीटर यानी तापमापक या थर्मामीटर लगाया जाता है। और बेकमैन थर्मामीटर की खास बात यह होती है कि यह 1 डिग्री के समय भाग को भी क्या कर सकता है, गणना कर सकता है। ये बेकमैन थर्मामीटर की ये खास बात होती है। और पानी का टेम्परेचर बराबर रखने के लिए, चाहे बनाए रखने के लिए, एक स्टीयर या विडोलक भी लगा देते हैं ताकि जो आपका अगल बगल का पानी रहे वो आपका क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। यानी कि सिंपली आप समझ लीजिए कि ये किस तरह का होता है। ये हो गया, फिर ये प्लेटिनम की कटोरी हो गई। ये तार जुड़ा रहेगा। तापमापी या थर्मामीटर बेकमैन थर्मामीटर एक ये लगा देंगे हम। विडोलक या इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टीरर। ठीक, ये हो गया आपका थर्मामीटर, ये हो गया आपका प्लेटिनम की प्याली। ठीक, अब देखिए इसकी कार्यविधि क्या होती है। ये आपकी ये आपका एक इसमें प्लेटिनम की प्याली होती है जो कि आपका एक कापर की वो एक या आपकी स्टील का एक आपका ये पूरा एक जैकेट होता है और उसमें एक आपकी प्लेटिनम की प्याली होती है या प्लेटिनम की उसके ऊपर परत चढ़ी रहती है। इस प्याली में आप कोई भी फ्यूल रख सकते हैं, उस फ्यूल को रखते हैं जिसमें कि उसका हमको कैलोरी मान ज्ञात करना रहता है। तो जब यहां पे आप ईंधन रखते हैं, ईंधन रखते हैं और ईंधन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई ऊष्मा मिलती है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि पूरा का पूरा ईंधन रख के और इसका एक टेम्परेचर यानी कि T1 हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये होता है आपका प्रारंभिक तापक्रम।
प्रारंभिक तापक्रम होता है, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, जो भी आपका आता है उसको लिख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं T1। फिर क्या करते हैं, जो ये फ्यूल होता है इसको हम गर्म करते हैं, और किसके द्वारा गर्म करते हैं कि आपका ये आपका एक बैटरी द्वारा 6 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, गर्म करते हैं, तो ये बहुत तेजी के साथ गर्म कर जलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, कि बहुत तेजी के साथ क्या होता है, ये जलता है। और जब ये जलता है तो क्या होता है कि चूंकि ये भी आपका स्टील का बना हुआ है, तो अगल बगल के पानी को क्या करता है, थोड़ा सा गर्म करता है, और चूंकि पानी का जो टेम्परेचर है वह क्या रहे, आपका यूनिफॉर्म रहे, उसके लिए हम एक ये मैग्नेटिक स्टीयरर लगा लेते हैं, या सिंपली आप समझ लीजिए कि जो आपका रही होता है, कि जो कि पूरे पानी का टेम्परेचर क्या करता है, यूनिफॉर्म कर देता है। फिर जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है उसको नापने के लिए हम एक थर्मामीटर यूज करते हैं। ये थर्मामीटर क्या होता है, आपका बेकमैन थर्मामीटर होता है, और बेकमैन थर्मामीटर की खास बात होती है कि ये 1 डिग्री सेल्सियस के सवे भाग को भी कैलकुलेट कर सकता है। तो फिर जो टेम्परेचर राइज होता है उसको हम क्या रख देते हैं, T2, यानी कि ईंधन के ज्वलन के पश्चात तापक्रम, यानी कि फ्यूल के जलने के बाद का जो तापक्रम हो गया वो हो गया आपका T2। ठीक, उसके बाद जो जल में आपका भार रहता है वो W होता है, और जो जल का तुल्यांक होता है वह क्या होता है आपका स्मॉल W होता है, और T1 और T2 होता है। तो इसका फार्मूला देखिए क्या हो जाता है, कैसे इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलोरी मीटर में जल का भार, ये हो गया आपका कैपिटल W। फिर कैलोरी मीटर में जल का तुल्यांक, ये हो गया स्मॉल W। ठीक, ज्वलन से पहले यानी प्रारंभिक तापक्रम, प्रारंभिक तापक्रम, प्रारंभिक तापक्रम, ये हो गया आपका T1। ठीक, उसके बाद दहन के पश्चात तापक्रम, दहन के पश्चात तापक्रम, ये हो गया आपका T2। ठीक, और ईंधन का भार, ईंधन का भार कितना हो गया, वो हो गया आपका यक्स तापक्रम में वृद्धि, तापक्रम में वृद्धि क्या हो गई, T2 माइनस T1, ये हो गया आपका तापक्रम में वृद्धि। ठीक, अब क्या निकालेंगे, वही उसकी आपकी कैलोरी मान, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस W, फिर गुणे T2 माइनस T1 अपान क्या हो जाएगा X, और कैलोरी प्रति
ग्राम। ठीक, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी आपके ईंधन का क्या करेंगे, आपकी कैलोरी मान को हम चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं। कैलोरी मान को क्या कर सकते हैं, आपको ज्ञात हम कर सकते हैं। तो इस पर एक का न्यूमेरिकल भी होते हैं और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आपका किसी भी ईंधन का कैलोरी मान आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका ज्ञात भी किया जाता है, जहां पे ये होता है आपका ईंधन का कैलोरी मान, W हो गया आपका, क्या हो गया, W हो गया आपका ये जल तुल्यांक, फिर कैपिटल W क्या हो गया, जल का भार, T2 क्या हो गया आपका पश्चात टेम्परेचर, और फिर क्या हो गया आपका ये T1 हो गया प्रारंभिक टेम्परेचर, और फिर X क्या हो गया आपका ईंधन का मान हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप चाहे तो ईंधन का जो कैलोरी मान होता है बहुत ही आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब आइए एक क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आप द्रव ईंधन यानी पेट्रोलियम ईंधन वगैरह और उनको किस प्रकार से हम शोधित करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उस चीज को हम आपका पढ़ेंगे और ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।